आर्ट्स स्कूल ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। तो अपन आगे पढ़ेंगे। कल वाली क्लास में पढ़ा था अपन ने पद परिचय। तो पद परिचय में अपन ने कल पढ़ा था संज्ञा पढ़ ली और आज पढ़ेंगे सर्वनाम। आज पढ़ेंगे सर्वनाम। तो एक एक शब्द में दूसरा शब्द रहेगा, पहला था संज्ञा और दूसरा रहेगा सर्वनाम। तो सर्वनाम में अपने कल सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ पढ़ा कि सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ होता है सभी का नाम। और सर्वनाम का प्रयोग किसके स्थान पर होता है? संज्ञा के स्थान पर होता है। तो संज्ञा के स्थान पर क्यों किया जाता है ये भी अपन ने कल पढ़ा था कि संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम शब्द का प्रयोग संज्ञा शब्दों की पुनरावृत्ति से बचने के लिए किया जाता है। दूसरा हमने पढ़ा था कि सर्वनाम शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर होता है जिससे वाक्य में संक्षिप्तता लाई जाती है। वाक्य का संक्षिप्त रूप होता है और वाक्य में स्पष्टता लाने के लिए, संक्षिप्तता लाने के लिए या फिर छोटा रूप बनाने के लिए संज्ञा शब्दों की पुनरावृत्ति से बचने के लिए किनका प्रयोग करते हैं? अपन सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। वैसे मूल सर्वनाम होते हैं वो 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6 सर्वनाम होते हैं, जिनमें अपने पहला सर्वनाम जिसका अपने कल थोड़ा सा अध्ययन किया था, पहला था पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम। अब पुरुषवाचक के अंदर अपन ने पढ़ा था उत्तम, पुरुषवाचक। दूसरा मध्यम पुरुषवाचक और तीसरा अन्य पुरुषवाचक। प्रथम पुरुषवाचक या उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक, अन्य पुरुषवाचक, ये होते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम के उपमेय। तो सर्वनाम कितने होते हैं? 6 होते हैं। दूसरा रहेगा निश्चयवाचक। निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा रहेगा अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा रहेगा, अब देखो बेटे, निश्चयवाचक अनिश्चयवाचक, इस साफ साफ स्पष्ट हो रहा है कि निश्चयवाचक सर्वनाम में निश्चितता का बोध होता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम में निश्चितता का बोध नहीं होता है। तो एक में निश्चितता का बोध होता है, एक में निश्चितता का बोध नहीं होता है। चौथा रहेगा प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है जिसमें प्रश्न होने का बोध होता है, या जिसमें ऐसे सर्वनाम शब्द रहेंगे जिनमें प्रश्न होने का बोध हो, वो हमेशा किसमें रहता है? प्रश्नवाचक सर्वनाम रहेगा। 5 नंबर रहेगा संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम। अब संबंधवाचक सर्वनाम होता है जिसमें क्या बताया जाता है? संबंध बताया जाता है। फिर बाद में रहेगा अंतिम
निजवाचक वाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। तो ये होते हैं सर्वनाम के 6 भेद, सर्वनाम के भेद। तो सर्वनाम में कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक, पुरुषवाचक में रहेगा उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक और अन्य पुरुषवाचक। दूसरा रहेगा निश्चयवाचक। अब निश्चयवाचक सर्वनाम होता है जिसमें निश्चितता का बोध होता है, एंड निश्चयवाचक सर्वनाम में निश्चितता का बोध नहीं होता है। प्रश्नवाचक सर्वनाम में प्रश्न होने का बोध होता है। संबंधवाचक सर्वनाम में संबंध बताया जाता है। और निजवाचक सर्वनाम जिसमें निजता, स्वयं या अपनत्व का बोध वो किस में रहेगा? निजवाचक में रहेगा। स्वयं स्वावलंबन की भावना हमेशा निजवाचक में रहती है जिसमें निजता का बोध, स्वयं या अपना या खुद का बोध किस में रहेगा? निजवाचक में रहेगा जिसमें अधिकांश स्वावलंबन की भावना होती है। जैसे मैं स्वयं अधिक अध्ययन करता, मैं अपने आप पढ़ाई करता, ऐसा रहेगा वो किस में रहेगा? निजवाचक में रहेगा। तो ये होते हैं 6 सर्वनाम। अब अपन पढ़ेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम। देखो एक बात, पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा क्या होती है और इसमें कौन से सर्वनाम शब्द रहेंगे। विशेष सर्वनाम 6 होते हैं। सर्वनाम शब्द क्या होते हैं? अब पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, इसकी क्या परिभाषा होती है? देखो परिभाषा, वह सर्वनाम शब्द जो वक्ता कितने बड़े बोलने वाला श्रोता सुनने वाला। अब देखो 2 शब्द आ रहे हैं। वे सर्वनाम शब्द जो वक्ता कहते हैं बोलने वाले को, यानी जैसे वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग वक्ता अपने लिए करता है। तो वक्ता में जैसे मैं वक्ता कहते हैं बोलने वाले, तो वक्ता वो बोलने वाला होता है, यानी वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग मैं मेरे लिए कर रहा हूं, या फिर आप दूसरों के सामने आप कर रहे हो, वो किसका रूप रहेगा? वक्ता का रूप रहेगा। फिर आता है श्रोता। श्रोता कहते हैं सुनने वाले। जैसे मैं भी बोल रहा हूं या कुछ कह रहा हूं, तो मैं जिन शब्दों का प्रयोग मेरे लिए कर रहा हूं वो किस में रहेगा? वक्ता। श्रोता सुनने वाला, जैसे आप क्या रहेंगे? सुनने वाले। तो वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग मेरे लिए कर रहा हूं तो वक्ता के लिए होगा। मैं मेरे लिए नहीं करके आपके लिए कर रहा हूं, किसमें होता है? श्रोता के लिए होता है। या फिर आप ले लो लेखक, यानी वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग लेखक अपने लिए करता है, वक्ता का रूप भी रहेगा। पाठक के लिए करता है, यानी पढ़ने वाले के लिए, पाठक के लिए हो रहा तो वो रहेगा श्रोता का रूप। लेखक अपने लिए कर रहा वो रहेगा वक्ता का रूप। सुनने वाले या अन्य। अब देखो तीनों रूप आ रहा है इसमें, वक्ता के लिए, श्रोता के लिए, या फिर अन्य किसी व्यक्ति के स्थान पर
अब देखो, अन्य किसी व्यक्ति के स्थान पर किया जाता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अन्य किसी वक्त के स्थान पर किया जाता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम कहते हैं। अब इस परिभाषा में पुरुषवाचक सर्वनाम के तीनों भेद आ रहे हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के तीनों भेद आ रहे हैं। उत्तम पुरुषवाचक में हमेशा ही ध्यान रखना ये रहेगा लेखक, वक्ता या फिर लेखक, वक्ता या लेखक उत्तम पुरुषवाचक। श्रोता, पाठक मध्यम पुरुषवाचक। अन्य किसी व्यक्ति या व्यक्ति के स्थान पर हो, अन्य किसी, ये देखो, अन्य किसी व्यक्ति के स्थान पर किया जाता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो श्रोता, वक्ता दोनों के लिए आ रहा है तो वक्ता का रूप रहेगा उत्तम पुरुषवाचक। यानी वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग वक्ता यानी बोलने वाला अपने लिए करता है उत्तम पुरुषवाचक। वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग वक्ता अपने लिए नहीं करके श्रोता यानी सुनने वाले के लिए करता है वो रहेगा मध्यम पुरुषवाचक। वे सर्वनाम शब्द जो वक्ता और श्रोता दोनों के लिए नहीं होकर अन्य किसी व्यक्ति के स्थान पर किया जाता है वो किस में रहेगा? अन्य पुरुषवाचक में रहेगा। तो ये परिभाषा है पुरुषवाचक सर्वनाम की। फिर अपन अलग अलग परिभाषा पढ़ लेंगे। तो ये परिभाषा आ रही है जिसमें तीनों रूप आ रहा है, श्रोता आ रहा है, वक्ता आ रहा है और अन्य। तो लेखक वक्ता का एक रूप होता है, श्रोता पाठक एक रूप रहेगा। इन दोनों के लिए नहीं होकर अन्य के लिए होता वो अन्य पुरुषवाचक में रहेगा। तो ये होता है पुरुषवाचक सर्वनाम जिनके तीन उपभेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुषवाचक। अब अपन देखेंगे इसमें अलग अलग रूप। क्लियर? अब देखो, अब इसमें जैसे मैं खेल रहा हूं, मैं खेल रहा हूं, मैं सर्वनाम शब्द आ रहा है, वह दौड़ रहा है, वह दौड़ रहा है, तो वह सर्वनाम शब्द, मैं सर्वनाम शब्द। अब मैं शब्द का प्रयोग मैं मेरे लिए कर रहा हूं या फिर आप कर रहे हो दूसरों के साथ, तो मैं रहेगा वो रहेगा उत्तम पुरुषवाचक। वह खेल रहा है, वह खेल रहा है, तो वह शब्द सर्वनाम शब्द है जो किसमें रहेगा? वह खेल रहा है, वह खेल रहा है, तो ये रहेगा अन्य पुरुष। ये होते हैं सर्वनाम शब्द। अब इसमें देखो अपन पहले पढ़ेंगे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। अब इसमें देखो सभी साथ में ही रहेंगे सर्वनाम शब्द। जैसे अपन यहाँ पर पुरुषवाचक सर्वनाम पढ़ रहे हैं तो पुरुषवाचक के अंदर अपन अलग अलग पढ़ेंगे। पुरुषवाचक सर्वनाम में अपन इसमें अलग अलग रूप पढ़ेंगे, तीनों ही रूप पढ़ेंगे। उत्तम पुरुषवाचक पढ़ेंगे, मध्यम पुरुषवाचक पढ़ेंगे और अन्य पुरुषवाचक पढ़ेंगे। और इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द रहेंगे जिनका प्रयोग होता है वो किस में रहेगा? लेखक या वक्ता के लिए होता है। मध्यम पुरुषवाचक श्रोता पाठक के लिए होता है। अन्य पुरुषवाचक अन्य के लिए होता है। अन्य पुरुषवाचक इन दोनों के लिए नहीं होता, न तो मैं मेरे लिए कर रहा हूं और मैं आपके लिए कर रहा हूं, अन्य किसी के लिए कर रहा हूं, वो किस में रहेगा? अन्य पुरुषवाचक। अब देखो इसमें पहला उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। अब उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम मैंने आपको पहचान बता दी कि उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द होता है, सर्वनाम होता है जिनका प्रयोग किसके लिए होता है?
वक्ता के लिए होता है। देखो एक बार मैं इसकी परिभाषा लिख देता हूं, फिर समझ में आ जाएगा। परिभाषा वह सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग आराया प्रवक्ता यानी बोलने वाला, वक्ता नहीं बोलने वाला, या लेखक अपने लिए करता है, उसे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब दोनों रूप आ रहा है इसमें। उत्तम पुरुषवाचक पढ़ रहे हैं अपन, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द रहेंगे। सर्वनाम शब्द का प्रयोग इनके लिए होता है, या तो रहेगा लेखक के लिए या फिर होता है वक्ता के लिए। यानी वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग वक्ता यानी बोलने वाला अपने लिए करता है या फिर लेखक अपने लिए करता है, वो किस में रहेगा? उत्तम पुरुषवाचक में रहेगा। ये ध्यान रखना। हो गया। अब देखो इसमें सर्वनाम शब्द कौन कौन से हैं। मैं, मुझे, मेरा, मेरी, मुझसे। अब देखो मैं सर्वनाम शब्द का प्रयोग मैं मेरे लिए कर रहा हूं, मुझे मैं मेरे लिए कर रहा हूं, मेरा मेरे लिए कर रहा हूं, और मुझसे मेरे लिए कर रहा हूं। ऐसे शब्द रहेंगे मुझको, मुझको। ये सर्वनाम शब्द जो उत्तम पुरुषवाचक में आते हैं, ये नहीं वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग या तो मैं मेरे लिए कर रहा हूं या फिर आप अपने लिए कर रहे हो, वो किस में रहेगा? प्रथम पुरुषवाचक में रहेगा। इसी के साथ में वो शब्द आते हैं हम सब, हम लोग, अब देखो इसमें हम लोग, हम सब, ये सभी रहेंगे बहुवचन। जैसे हम बहुवचन, हम सब बहुवचन, हम लोग बहुवचन, तो ये तो रहेंगे बहुवचन और ये रहेंगे एक वचन। जैसे मैं एक वचन, मुझे एक वचन, मेरा एक वचन, मेरी एक वचन, और मुझको एक वचन, मुझसे एक वचन, और हम बहुवचन, हम सब बहुवचन, हम लोग बहुवचन, हमारी बहुवचन, हमारे बहुवचन, हमारे बहुवचन, हमारी बहुवचन। तो ये तो सभी रहेंगे शब्दों किस में रहेंगे? बहुवचन में रहेंगे। ये किस में रहेंगे? बहुवचन में। और ये सभी किस में रहेंगे? ये वाले एक वचन में। किस में रहेंगे? एक वचन। तो इसमें दोनों रहेंगे। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में एक वचन भी आ रहे हैं और बहुवचन भी आ रहे हैं, तो ये शब्द रहेंगे उत्तम पुरुषवाचक। परंतु प्रयोग होता है वो लेखक के लिए होता है या वक्ता के लिए होता है, चाहे एक वचन में हो चाहे फिर बहुवचन में हो। तो ये तो मैं, मुझे, मेरा, मेरी, मुझसे, मुझको, ये तो रहेगा एक वचन में। हम सब, हम लोग, हमारे, हमारी, ये हमेशा किस में रहेगा? बहुवचन में रहेगा। तो इसमें इतने ध्यान रखना है, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए करता है वो हमेशा किस में रहेगा? उत्तम पुरुषवाचक में रहेगा। लेखक अपने लिए कर रहा हो उत्तम पुरुषवाचक,
या बोलने वाला वक्ता अपने लिए कर रहा हो, उत्तम पुरुषवाचक में रहेंगे। ये होता है उत्तम पुरुषवाचक। अब दूसरा देखो, मध्यम पुरुषवाचक। मध्यम पुरुषवाचक। अब मध्यम पुरुषवाचक सर्वनामों के अंदर आपको इतने ध्यान रखना है कि बोलने वाला अपने लिए नहीं करके सुनने वाले के लिए करता है, या फिर लेखक अपने लिए नहीं करके किसके लिए करता है, पाठक के लिए करता है। दूसरा देखो, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग ये आ रहा है यहां पर, श्रोता यानी सुनने वाला और किनके लिए रहेगा, पाठक अपने लिए करता है। उन्हें मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। परिभाषा वो की हुई है, उत्तम पुरुषवाचक अपने लिए वक्ता के लिए हो रहा है और लेखक के लिए हो रहा है। मध्यम पुरुषवाचक अपने लिए श्रोता के लिए हो रहा है और पाठक के लिए हो रहा है। यानी कुछ सर्वनाम शब्द होते हैं जिसमें लेखक अपने लिए नहीं करता है, पाठक यानी पढ़ने वाले के लिए करता है, और श्रोता के लिए किया जाता है। यानी वक्ता होता है वो अपने लिए नहीं करता है, कुछ शब्दों का प्रयोग किसके लिए करता है, पढ़ने वाले के लिए, पाठक या फिर सुनने वाले के लिए करता है। जैसे मैं किसी सर्वनाम शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, तो जो सर्वनाम शब्द का प्रयोग मैं मेरे लिए कर रहा हूं उत्तम पुरुषवाचक, मैं मेरे लिए नहीं करके सुनने वाले के लिए नहीं आपके लिए कर रहा हूं, वो किस में रहेगा, वो रहेगा मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम में रहेगा। जैसे तुम, तुझे, तुम्हारा, तुम्हारी, ऐसे शब्द रहेंगे। जैसे तुम, तुझे, तुम्हारी, तुम्हारा। अब देखो, तुम तेरे आपके लिए कर रहा हूं, तुझे आपके लिए कर रहा हूं, तुम्हारी तुम्हारे लिए कर रहा हूं, तुम्हारे। अब देखो कुछ शब्दों में अंतर नहीं है इसमें, तुम्हारी, तुम्हारा, तुम्हारा और तुम्हारी, तुझे, तो आ रहे आ रहे। यानी इन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग मैं मेरे लिए नहीं कर रहा हूं, मैं किन के लिए कर रहा हूं, तुम्हारे लिए कर रहा हूं। ऐसे शब्द और रहेंगे, तुम्हें, तुम्हें आ रहा। तो ये सर्वनाम शब्द हमेशा मध्यम पुरुषवाचक में आते हैं, जिसमें सर्वनाम शब्दों का प्रयोग पाठक और श्रोता के लिए होता है। तो तुझे, तुम, तुम्हारी, तुम्हारा, तुम्हें और तुझको और तुमको, ऐसे शब्द रहेंगे इसमें रहेंगे, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम में रहेंगे। अब आता अगला इसमें अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, तो ये तो रहेंगे मध्यम पुरुषवाचक में, अब रहेंगे अन्य पुरुषवाचक में। अब देखो अन्य पुरुषवाचक की परिभाषा क्या होती है। तो अन्य पुरुषवाचक में आपको इतना ही ध्यान रखना है कि वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग न तो वक्ता के लिए होता है न श्रोता के लिए होता है, अन्य किसी व्यक्ति के लिए होता है, वो किस में रहेगा, अन्य पुरुषवाचक में रहेगा। एक बार देखो इसकी परिभाषा। तीसरा रहेगा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम
वह सर्वनाम, वह सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग वक्ता यानी लेखक जिनका प्रयोग वक्ता यानी लेखक ही रहेगा, श्रोता, पाठक, पाठक के लिए ने होकर अन्य के लिए। अब देखो, वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग वक्ता, लेखक, श्रोता, पाठक के लिए ने होकर अन्य के लिए किया जाता है, वो किस में रहेगा? अन्य पुरुषवाचक में रहेगा, किया जाता है। उन्हें अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी इनको छोड़कर, किनको? वक्ता और लेखक को छोड़कर, श्रोता और पाठक को छोड़कर अन्य के लिए किया जाता है, वो किसमें रहेगा? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में रहेगा। जैसे इसमें अधिकार्थ है, सर्वनाम शब्द जो दो सर्वनाम शब्दों में भी प्रयोग होता है, वो सर्वनाम शब्द भी इसमें रहेगा। जैसे ये, वह, वह, देखो ये, वह, उनको, उनकी, उससे, उन्हें, ऐसे शब्द किसमें रहेगा? अन्य पुरुषवाचक में रहेगा। उसकी, उनको, उन्हें। अब देखो, ये शब्द होते हैं जो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में आते हैं। अब इसमें जैसे वह घर राम का, वह घर, यह पुस्तक, अब यह पुस्तक, वह पुस्तक, यह घर, वह घर, वक्ता कह रहा है, श्रोता को कह रहा है, अन्य किसी घर के लिए कह रहा है, अन्य किसी पुस्तक के लिए कह रहा है, तो हमेशा किसमें रहेगा? अन्य पुरुषवाचक में। उसकी पुस्तक, उसकी पुस्तक। अब उसकी पुस्तक मैं आपको कह रहा हूं, वक्ता कह रहा है, श्रोता को कह रहा है, और अन्य किसकी पुस्तक के लिए कह रहा है, वो किसमें रहेगा? हमेशा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम की श्रेणी में आता है, जिसमें श्रोता और वक्ता दोनों का बोध नहीं होता, अन्य किसी व्यक्ति और के लिए क्या कहा जाता है, वो हमेशा किसमें रहेगा? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में रहेगा। तो ये होते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम के तीन भेद, उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक और अन्य पुरुषवाचक। तो इसमें तो इन दोनों का के लिए सर्वनाम शब्दों का प्रयोग होता है, इनमें इन दोनों के लिए सर्वनाम शब्दों का प्रयोग होता है। अब अन्य पुरुषवाचक में इनको छोड़ करके अन्य के लिए होता है, वो अन्य पुरुषवाचक में आता है। तो ये रहेगा आपका पहला सर्वनाम जो पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब दूसरा देखो, पहला हो गया पुरुषवाचक, दूसरा रहेगा निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम निश्चयवाचक सर्वनाम, ये दूसरा सर्वनाम है। अब देखो नाम से स्पष्ट हो रहा है, निश्चयवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम शब्द जो किसी व्यक्तियों या वस्तुओं के
निश्चित होने के संकेत होता है उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब देखो इसकी परिभाषा। वह सर्वनाम शब्द जो निकट या दूर व्यक्तियों, वस्तुओं, अगर इसमें दोनों का बोध हो रहा है। एक तो रहेगा निकट, एक दूर, दोनों आ रहा है। निकट शब्द भी आ रहा है और दूर शब्द भी आ रहा है। वे सर्वनाम शब्द जो निकट या दूर के व्यक्तियों, वस्तुओं के संकेत जिन शब्दों से होता है, व्यक्तियों, वस्तुओं के संकेत जिन शब्दों से होता है उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब देखो वे सर्वनाम शब्द जो निकट या दूर व्यक्तियों चाहे वस्तुओं को निश्चित होने का संकेत, निश्चित होने का संकेत जिन शब्दों से होता है उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी या तो निकट रहेगा या फिर दूर व्यक्ति हो चाहे व्यक्तियों के निश्चित होने का बोध हो, उन्हें क्या कहते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब इसमें देखो सर्वनाम शब्द वह, ये और ये सर्वनाम शब्द रहेंगे इसमें। यानी वे सर्वनाम शब्द जो निकट या दूर व्यक्तियों के निश्चित होने का संकेत जिन शब्दों से होता है उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो सीधी सी परिभाषा है इसमें कि चाहे व्यक्ति हो, चाहे निकट हो, चाहे दूर हो, उनके निश्चित होने का बोध जिन शब्दों से होता है उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब इसमें ये रहेंगे सर्वनाम शब्द जैसे वह और वह, इन दोनों सर्वनाम शब्दों का जो प्रयोग होता है वो हमेशा किसके लिए होता है? दूर के लिए होता है। ये और यह का प्रयोग हमेशा निकट के लिए होता है, यानी पास के लिए होता है। तो इन दोनों सर्वनाम शब्दों का प्रयोग होता है वो दूर के लिए होता है, इन दोनों सर्वनाम शब्दों का प्रयोग होता है वो पास के लिए होता है। तो ये होते हैं चार सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग दूर के लिए भी होता है और पास के लिए होता है। तो वह दूर के लिए, ये पास के लिए। ये पुस्तक, यह घर, वह घर। अब देखो यहाँ एक तो होता है यह घर, ये तो ये घर ही नहीं, यह घर ही नहीं, पास के लिए। वह घर दूर के लिए, यह पुस्तक पास के लिए, वह पुस्तक दूर के लिए, यह छात्र पास के लिए, वह छात्र दूर के लिए। तो ये सर्वनाम शब्द होते हैं चार, जो एक इनका प्रयोग तो होता है दोनों का दूर के लिए, इनका प्रयोग होता है निकट और पास के लिए। तो इन दोनों का ध्यान रखना, ये दोनों रहेंगे जो हमेशा निकटता का बोध करवाते हैं, ये रहेंगे जो हमेशा दूर होने का बोध करवाते हैं। तो ये होता है निश्चयवाचक सर्वनाम। अब इन सर्वनाम शब्दों के द्वारा निश्चितता का बोध होता है। जैसे मैं आपको कहूं कि यह पुस्तक श्याम की है, यह पुस्तक श्याम की है, अगर संकेत करके कहा जाता है ना तो भी निश्चितता का बोध होता है। अब ये संकेतवाचक सर्वनाम भी, संकेतवाचक विशेषण पढ़ेंगे अपन आगे, तो उसमें यही सर्वनाम शब्द रहेंगे।
यही रूप रहेगा, यहाँ पर ये है और वह। अब इसमें होता क्या है, यहाँ पर निश्चितता का बोध होता है दोनों में ज्यादा। किसका बोध होता है इसमें? निश्चितता का बोध होता है। क्यों? जब वक्ता श्रोता को किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करके हमेशा ही कहा जाता है, वहां पर हमेशा ही बोध किसका होता है? निश्चितता का ही बोध होता है। और यहाँ पर निकट हो चाहे पास में हो, बोध किनका होता है? हमेशा ही निश्चितता का ही बोध होता है। तो निश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं जिनमें इन सर्वनामों का प्रयोग होता है। ये दो सर्वनाम शब्द होते हैं जिनका प्रयोग दूर के लिए होता है। इन दो सर्वनाम शब्दों का प्रयोग निकट या पास के लिए होता है। अब अगला देखो, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब इस सर्वनाम में तो निश्चितता का बोध हो रहा है, और अब रहेगा उसमें निश्चितता का बोध नहीं होता है। उसमें निश्चितता का बोध नहीं रहेगा। देख लो अगला, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा देखो, निश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब इसमें आपको ध्यान दे रखना कि इसमें निश्चितता का बोध नहीं होता है, तो वे सर्वनाम शब्द जो किसी निश्चितता का बोध नहीं कराते हैं उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। देखो परिभाषा, वह सर्वनाम शब्द जिसमें निश्चितता का बोध नहीं होता है, उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी वे सर्वनाम शब्द जिन शब्दों के द्वारा निश्चितता का बोध नहीं होता है उसे क्या कहते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी इसमें निश्चितता का बोध नहीं होता। जैसे इसमें देखो सर्वनाम शब्द, जैसे देखो कौन कौन से सर्वनाम शब्द हैं? कुछ, कोई। अब देखो दो शब्द आ रहा है, एक शब्द तो आ रहा है कुछ, एक शब्द आ रहा है कोई, और एक ऐसा शब्द होता है किसी। कुछ, कोई, किसी। अब ये सर्वनाम शब्द होते हैं जिसमें निश्चितता का बोध नहीं होता है। अब इनका भी थोड़ा सा ध्यान रखना। जैसे मैंने पहले लिया, एक का प्रयोग पास के लिए हो रहा है, एक का प्रयोग दूर के लिए हो रहा है। तो यहाँ पर एक शब्द कुछ आ रहा है, एक कोई आ रहा है। कुछ रहेगा, वो रहेगा वस्तुवाचक। वस्तुवाचक। कुछ पुस्तकें, कुछ पेन, कुछ कुर्सियां, कुछ पुस्तकें। तो कुछ शब्द आ रहा रहेगा किसमें? वस्तुवाचक में। कोई प्राणीवाचक, प्राणीवाचक। तो कोई का प्रयोग तो अधिकांशतः प्राणीवाचक में होता है, कुछ का प्रयोग वस्तुवाचक होता है। कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई खेल रहा है, कोई पढ़ रहा है, कोई सो रहा है, कोई बोल रहा है। तो देखो कोई का प्रयोग तो होता है प्राणीवाचक में, कुछ का प्रयोग होता है वस्तुवाचक में। एक शब्द आ रहा किसी। अब ये तीनों शब्द होते हैं उसमें निश्चितता का बोध तीनों में ही नहीं होता। कुछ कितने भी हो सकते हैं, निश्चित नहीं। कोई, अब कोई में कोई भी हो सकता है, निश्चितता का बोध नहीं हो रहा। किसी, निश्चितता का बोध नहीं हो रहा, तो इसमें अनिश्चितता का बोध होता है। तो ये तीन सर्वनाम शब्द होते हैं जिनमें हमेशा बोध किसका होता है? अनिश्चितता का बोध होता है। तो ये इतना ध्यान रखना, कुछ का प्रयोग अधिकांशतः वस्तुवाचक में होता है, कोई का प्रयोग अधिकांशतः प्राणीवाचक में होता है।
तो ये होते हैं सर्वनाम शब्द जो किनका बोध करवाते हैं, अनिश्चितता का बोध करवाते हैं। तो ये हो गए आपके 3 सर्वनाम और आगे वाले जो सर्वनाम है जो अपन आगे वाली क्लास में